नमस्कार। टीवी 9 बिहार झारखंड पर राग बिहारी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बिहार के विधानसभा चुनावों को देखते हुए हर एक राजनीतिक दल अपने कड़ी काटे कसने में लगा हुआ है। सीट शेयरिंग से लेकर मुख्यमंत्री चेहरे तक को लेकर कवायद सियासी तौर पर चल रही है, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में कुछ और नए सवाल खड़े हुए हैं। वो सवाल क्या है मैं आपको बता दूं। सवाल यह कि बीजेपी के भीतर आखिर चल क्या रहा है। क्या बीजेपी नए कार्यकारी अध्यक्ष को चुनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और जो दिलीप जायसवाल हैं वो आखिर लगातार चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर को लेकर भी सवाल है कि बीजेपी आखिर उनको लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं पर प्रशांत किशोर हमलावर हैं। एक तरीके से कहा जाए तो सियासी तौर पर ऑपरेशन पर्दाफाश प्रशांत किशोर ने चला रखा है। तो क्या काउंटर सियासी एक स्ट्राइक बीजेपी तैयार कर रही है, इस पर करेंगे चर्चा। और एक और सवाल बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण, विधानसभा चुनावों के लिए क्या उत्तर प्रदेश से सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर बिहार में एंट्री मारने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज टटोलने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर बीजेपी को लेकर ही है। बीजेपी जो है फिलहाल एनडीए में तो कहा जा रहा है, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई, अभी औपचारिक चीजें आना बाकी है, लेकिन अध्यक्ष की अगर बात की जाए, अध्यक्ष को लेकर काफी ज्यादा कशमकश है, चर्चाएं हैं। क्या अब कार्यकारी अध्यक्ष चुनने जा रही है ठीक ऐन चुनाव से पहले, क्या स्थिति है? देखिए, आपको यह बता दें कि दिलीप जायसवाल पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आक्रमण किया जी, तो प्रशांत किशोर ने उनको एक तरीके से उनका तेज तो खत्म कर दिया है। आप देखिए कि बीजेपी जैसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर इतने लंबे समय से चुप्पी साध रखा हो जी, या पब्लिक में आकर के वो किसी तरह का बयान नहीं देता हो, अपने विपक्षियों को ललकारता नहीं हो, अगर आप पार्टी ऑफिस में आने जाने की बात करें तो उतना एक्टिवली आता नहीं हो, तो ये बात बहुत साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि बीजेपी के प्रदेश इकाई में कुछ तो चल रहा है जी। और कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी के लिए संगठन बहुत अहम चीज होता है और बीजेपी ने अपना संगठन का विस्तार पूरे देश में जिस तरीके से किया, उसी का परिणाम है कि बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। जी। बीजेपी के ग्रोथ की वजह भी यही है, बीजेपी की तरक्की और उन्नति की वजह भी यही है कि बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से संगठनात्मक ढांचे पर ध्यान दिया और यही वजह है कि बीजेपी दिन दुना रात चौगुना तरक्की करती रही। अब देखिए, संगठन का मुखिया प्रदेश में कौन होता है? प्रदेश अध्यक्ष होता है। प्रदेश अध्यक्ष पर प्रशांत किशोर ने जैसे ही आरोप लगाया कि उन्होंने एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हाईजैक कर लिया। इतना ही नहीं, राजेश शाह नामक व्यक्ति की हत्या हुई और हत्या में आरोपी इनको बताया और बताया कि कैसे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया तो इन्होंने अपने क्लाउड का इस्तेमाल करके उस इन्वेस्टिगेशन को कैसे डिरेल कराया जी। और प्रशांत किशोर उस राजेश शाह नामक व्यक्ति जो कि मृतक है, उसकी मां और उसकी बहन को अपने साथ बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जी। तो ये देखिए जिस तरीके से उनका इमेज मेलाइन करने का प्रयास किया गया और बीजेपी के तरफ से कोई स्ट्रांग रिबटल नहीं है। जहां तक दिलीप जायसवाल का सवाल है तो उन्होंने भी कोई तगड़े तरीके से जवाब नहीं दिया। कहा जाता रहा कि 3 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद देंगे, लेकिन बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ये कहकर कन्नी काटते रहे कि ये आरोप निराधार है जी। ये आरोप बकवास है, ये आरोप बेकार है, लेकिन मेरिट पर किसी ने चर्चा नहीं की। तो एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि दिलीप जायसवाल को लेकर के कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं हुआ, मैदान में उतरा नहीं। दिलीप जायसवाल के खिलाफ आरोप लगा करके प्रशांत किशोर ने एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर लिया जी। अब सवाल उठता है, देखिए किसी के खिलाफ आप कोई भी आरोप लगाइए उसको 2 अदालत में लड़ी जाती है। एक तो आप जनता की अदालत में जाते हैं जी। दूसरा आप कोर्ट कचहरी जाते हैं। जनता की अदालत में भी दिलीप जायसवाल जाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और जहां तक कोर्ट कचहरी का सवाल है तो कोई बड़ा ऐसा मुकदमा करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि सीधा वो
प्रशांत किशोर को चैलेंज करें, चुनौती दें और कहें कि जितने भी आपके आरोप हैं बकवास हैं, मैं कोर्ट में आपको घसीट रहा हूं और कल कोर्ट आपको सजा देगी। ये दोनों होता हुआ दिखा नहीं जी। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी ना किसी तरीके से पार्टी अंदरूनी तौर पर मान चुकी है कि दिलीप जायसवाल की स्थिति, दिलीप जायसवाल का इमेज, उस पर बहुत ज्यादा डेंट पहुंचा, नुकसान पहुंचा है। इसलिए पार्टी सीधे तौर पर दिलीप जायसवाल को हटा नहीं रही है, जो मेरे सूत्र बताते हैं। हटा नहीं रही है, लेकिन कन्नी जरूर काट ली है। और जब कन्नी काटती है तो आप समझिए कि चुनाव का समय है। अगर सीधे तौर पे हटा देगी तो प्रशांत किशोर का जो आरोप है उस पे सीधे तरीके से बीजेपी मुहर लगाती हुई दिखेगी। बीजेपी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती है। इसलिए बीजेपी, जो मेरे सूत्र हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि बीजेपी एक कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। अब वो कार्यकारी अध्यक्ष का काम होगा कि पार्टी के जो फंक्शंस हैं, सेनापति की भूमिका में वो कार्यकारी अध्यक्ष दिखेगा। दिलीप जायसवाल बिहाइंड द सीन रहेंगे, उन्हें सामने नहीं लाया जाएगा। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर अटैक कर रहे हैं, उनके अटैक को लेकर के दिलीप जायसवाल मूर्छित तो हुए हैं। ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूं, मेरा जो भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का अनुभव है, राजनीति कवर करने का अनुभव है, या जो मैं बिहार की राजनीति को देख रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर के हमले से दिलीप जायसवाल राजनीतिक तौर पर, मानसिक तौर पर, हर तरीके से मूर्छित हुए हैं। अब दिलीप जायसवाल इसका काट ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पार्टी उनके पीछे खड़ी होती दिखाई नहीं पड़ रही है। और ये सिर्फ दिलीप जायसवाल नहीं है, आप देखिए एक दूसरे नेता भी थे ना, मंगल पांडे। मंगल पांडे पे जबरदस्त आरोप लगाया उन्होंने। मंगल पांडे ने आरोप का जवाब तो दिया। वो आए और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जो 25 लाख उनके पिता के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, वो 25 लाख ट्रांसफर वापस उनको दे दिया गया, वो लोन था। हालांकि इसमें बहुत सारे झोल हैं और प्रशांत किशोर कहते हैं कि बहुत सारी बात हम बाद में और भी क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन कम से कम एक राजनीतिक तौर तरीकों को अपना करके मंगल पांडे ने जवाब तो दिया। पर दिलीप जायसवाल क्यों पीछे चले गए, वो चुप क्यों हो गए? पार्टी के भीतर ये आवाज उठने लगी कि हमें प्रदेश अध्यक्ष बाहर से इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है, क्या हमारे अपने संगठन से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए? ठीक है, हम नेता बना लेते थे, जरूरत पड़ती थी, चुनाव जीतना होता था, जातीय समीकरण, सत्ता समीकरण को देखते हुए हम बाहरी पार्टी के नेताओं को अपने साथ जोड़ लेते थे। लेकिन संगठन में शीर्ष पद हम बाहरी नेताओं को कभी नहीं देते थे। फिर दिलीप जायसवाल को क्यों दिया जाने लगा? दिल्ली से फोन पटना जाने लगा और दिल्ली के बड़े नेता पूछने लगे कि प्रशांत किशोर ने कितना डैमेज किया है। अब आप समझिए कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हथियाने का आरोप, और जिनका इंस्टीट्यूशन हथियाया गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं। जहां तक सवाल है, जिस राजेश शाह की हत्या हुई उसका भी आरोप इन पर मढ़ दिया गया कि भाई ये इन्होंने जो वहां के लोकल एसपी, तत्कालीन एसपी थे, उनके साथ सेटिंग करके इन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन को ही डिरेल करा दिया। और इस बात की पुष्टि करवाई किससे? तो मृतक की बहन से, मृतक की मां से। अब आप समझिए कि जो परसेप्शन की लड़ाई होती है, मैं फिर कह रहा हूं, टीवी9 कतई उस आरोप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई तो राजनीति में होती है ना। परसेप्शन की लड़ाई के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है, वाक युद्ध होता है। आप पब्लिक इमेज बनाते हो, लोगों में अपनी बात रखते हो, साबित करते हो कि जो अमुक व्यक्ति कह रहा है वो झूठ है। पर ये साबित करते हुए दिलीप जायसवाल कहीं दिखे नहीं। सवाल ये उठता है कि जब दिलीप जायसवाल दिखते नहीं हैं तो एक परसेप्शन बिल्ड होने लगता है कि दिलीप जायसवाल इस तरह के व्यक्ति हैं और उन्होंने एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हथियाने के लिए क्या कुछ किया और फिर उनकी स्थिति इस तरह की होगी। बहरहाल बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि प्रशांत किशोर के द्वारा चलाए गए अस्त्र से दिलीप जायसवाल तो घायल हुए हैं, बीजेपी भी घायल हुई है। इसलिए दिलीप जायसवाल को बहुत फ्रंट में लाने की जरूरत नहीं है। दिलीप जायसवाल अब तुरुप के इक्के नहीं होंगे,
वो बड़े पत्ते होते हैं ना ताश में, उस तरह से उनका इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए बीजेपी को कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत है, और मेरी जानकारी में कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है जो पार्टी के फंक्शनरीज को, फंक्शन को देखे और पार्टी को कमांड दे सके। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन मैं चूंकि किस तरीके से बीजेपी और काउंटर अटैक करेगी प्रशांत किशोर पर, प्रशांत किशोर के जो इतने राजनीतिक लिहाज से तगड़े आरोप थे जिस पर बीजेपी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दोनों इतना डिफेंसिव मोड में गए, तो काउंटर स्ट्राइक के लिए सियासी तौर पर क्या बीजेपी प्लान बना रही है? और एक सवाल इसमें मैं ये भी जोड़ना चाह रहा हूं कि जाहिर तौर पर जब इतना कुछ आरोप, इतने बड़े आरोप लगे हैं और बीजेपी इतना पीछे गई है इस मामले पर, तो जाहिर तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी बीजेपी को एक उससे बेहतर या उससे मजबूत चेहरा चुनाव से एंड पहले चाहिए होगा। देखिए, बात सवाल मजबूत चेहरे का नहीं है, सवाल ये है, देखिए चेहरे के तौर पर तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा और चेहरा प्रधानमंत्री का होगा, और जहां तक चेहरे के तौर पर है तो नेता के तौर पर तो सम्राट चौधरी हैं ही, और अलग अलग जाति के नेता हैं जिनको बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी। जहां तक दिलीप जायसवाल को हटाने का सवाल है तो हटा करके बीजेपी प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोप पे मोहर नहीं लगाएगी। ये राजनीतिक भूल बीजेपी नहीं करेगी। जो बीजेपी के भीतर की सोच है वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन बीजेपी अब दिलीप जायसवाल को आगे भी नहीं रखेगी, ये तो पिछले कुछ महीनों से दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि पार्टी को चलाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत है। नाम जो भी दिया जाए, लेकिन उस भूमिका में अध्यक्ष का सारा फंक्शन कोई एक और नेता उठाएगा, चलाएगा, और इसीलिए दिलीप जायसवाल हटाए नहीं जाएंगे लेकिन अध्यक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे। और सच तो आपको मैं ये बता सकता हूं कि दरअसल अंदर खाने ये सुगबुगाहट बड़ी तेज चलने लगी है कि अब दिलीप जायसवाल के पास वो ताकत नहीं है, वो अध्यक्ष वाली ताकत नहीं है, पावर नहीं है। इसलिए दिलीप जायसवाल को लेकर के पार्टी के भीतर ही जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो इस तरह की बात करने लगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब दिलीप जायसवाल का एरा मुझे जो दिखाई पड़ रहा है खास तौर पर, वो फिलहाल बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ता है, और दिलीप जायसवाल की जगह कोई और निर्णय लेते हुए देखे जा सकते हैं। नेता के तौर पर सम्राट चौधरी भी हैं, नेता के तौर पर विजय सिन्हा भी हैं, नेता के तौर पर कई और लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा तो प्रधानमंत्री का है, और बिहार में नेतृत्व तो नीतीश कुमार का है। एनडीए उसी तरीके से मैदान में उतरेगी, लेकिन खास तौर पर जो हटाने की बात है हटाएगी भी नहीं, पर उनके जगह पर उन्हीं की भूमिका में किसी और व्यक्ति को बिठा देगी, और जो कि पार्टी के सारे संगठनात्मक निर्णय फैसले ले सकेंगे, जो मेरे सूत्र मुझे जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप जैसा कि आपने बताया कि एक चेहरा जरूर होगा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, वो तमाम जो फैसले चाहे केंद्र की तरफ से हो, चुनावों में किस तरह की रणनीति है उसको आगे बढ़ाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर किस तरह की, जनसुराज को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी पर बीजेपी अब काम करेगी? देखिए, बीजेपी बार बार बीजेपी पे अगर हम ये बात आपको कहें तो एक चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर के बिहार में बनाने का प्रयास किया गया है ना, कि प्रशांत किशोर का जिस तरह से कैंपेन का स्टाइल है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है। तो ये प्रयास तो लगातार जारी है, और ये प्रयास जारी है तो दरअसल से प्रशांत किशोर का जो फंडिंग है उस पे बीजेपी की नज़र है, तो बीजेपी निश्चित तौर पर उसको एक्सपोज करना चाहेगी कि प्रशांत किशोर के पास इतने पैसे आए कहाँ से। जो मेरी जानकारी है कि बीजेपी में इस तरह की बात चल रही है। कुछ पेपर्स वगैरह भी निकाले गए हैं जिसकी स्क्रूटनी चल रही है, कुछ समय में वो पेपर्स दिए जाएंगे अपने प्रवक्ताओं को, तमाम लोगों को, और बताया जाएगा कि आप प्रशांत किशोर को भी ब्लैक पेंट करिए। देखिए, प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल को ब्लैक पेंट कर चुके हैं, मंगल पांडे पर हमले कर चुके हैं, ये तो सबको पता है। अब सवाल उठता है, सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर के भी वो बात कर चुके हैं, और खास तौर पर ये बता चुके हैं कि उनके पिता कौन सी पार्टी में थे, ये सारी पार्टियों में घूम करके कहां पहुंचे। तो ये सारे आरोप प्रशांत किशोर लगा चुके हैं। बीजेपी को इस बात का बेहतर एहसास है
कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में बीजेपी के और कई बड़े नेताओं के खिलाफ बहुत तरह के आरोप लगाने जा रहे हैं। आप देखिए जेडीयू के अशोक चौधरी के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे प्रशांत किशोर को घेरा जाए, इसकी तैयारी बीजेपी के भीतर चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ताओं को यह पाठ पढ़ाया गया है कि आप प्रशांत किशोर को 420 कहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जी। डायरेक्ट अटैक पीके पर मत करिए, लेकिन आप उन्हें 420 करार दीजिए। पीके पे डायरेक्ट अटैक इसलिए नहीं करना है कि आप डायरेक्ट अटैक करेंगे तो पीके को आप बड़ा बनाएंगे, लेकिन पीके को 420 कह करके खारिज करना है जी। उनके फंड को के सोर्स को बता करके उनको बताना है कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल लाइजनर है, इन्होंने बहुत गलत तरीके से पैसा कमाया है, ये स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। जाति को लेकर के कभी अटैक नहीं करना, जैसे प्रशांत किशोर पांडे नहीं कहना है, जैसे आरजेडी कहती है, क्योंकि आरजेडी की पॉलिटिक्स जाति बेस्ड है। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि पीके को जाति के नाम से पुकारा जाए, क्योंकि ब्राह्मण वोट या अपर कास्ट वोट में मैसेज गलत जाए, इसलिए पीके को कास्ट के नाम से अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन पीके का सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, पीके का क्रियाकलाप क्या रहा है, पीके इस तरीके से लेविसली कैंपेन कैसे कर रहे हैं, पीके आज तक कितना पैसा कमाए हैं और पीके और क्या कुछ किए हैं, इस बात को सामने लाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। बीजेपी को यह बात समझ में आ गई है कि ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। तो ऑफेंसिव होना अब जरूरी है, पीके को जवाब देना जरूरी है, इसलिए बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। 420 कैसे साबित किया जाए, इनका जो फंडिंग का सोर्स है उसको बताया जाए, और पीके को ब्लैक पेंट कैसे किया जाए, और यही बेहतरीन तरीका है काउंटर अटैक का, और बीजेपी इसी रास्ते पर आगे बढ़ने जा रही है। चुनावों की टाइमलाइन के हिसाब से बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या काम करेगी? देखिए, चुनाव में तो आरोप प्रत्यारोप तो होता ही है जी। सवाल ये होता है कि आप किस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर पाते हैं जी। परसेप्शन क्या बन पाता है। अब देखिए, प्रूफ तो बाद में होगा ना। अगर जनता की अदालत में आपने प्रूफ कर दिया तो पॉलिटिकली तो आप नुकसान पहुंचा ही देंगे जी। अगर नहीं भी प्रूफ कर पाए तो एक कोशिश तो होगा, कम से कम पीके को कॉर्नर करने का प्रयास तो होगा। जिस तरीके से वो बीजेपी पे लगातार प्रशांत किशोर हमलावर हैं, तो एक कॉर्नर करने का प्रयास करेगी बीजेपी, और इसीलिए तमाम प्रवक्ताओं को ट्रेंड किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि हाउ टू हैंडल प्रशांत किशोर एंड जनसुराज। एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए, उत्तर प्रदेश से अब सुभाषपा जो है वो बिहार की राजनीति में भी इंटरेस्ट दिखा रही है। ओपी राजभर है, ओम प्रकाश राजभर, वो अब बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। चूंकि बिहार की राजनीति जाहिर तौर पर एक बड़े स्केल पर जातिगत समीकरणों पर टिकी हुई है, तो उत्तर प्रदेश से भी उनकी एंट्री किस तरीके से प्रभाव डालेगी? आई एम सॉरी। देखिए, जहां तक ओपी राजभर का सवाल है, तो ओपी राजभर को लेकर के मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के टॉप लीडरशिप से ग्रीन सिग्नल मिला है। जी। राजभर की संख्या अच्छी है, राजभर बिहार में उतरे हैं। ओपी राजभर अभी चुनाव तक रहेंगे, अपने जाति को गोलबंद करने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में उनको किस हद तक सफलता मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मेरी जानकारी में एनडीए में उनको कुछ सीटें मिलेंगी जी। और इसी उम्मीद से ओम प्रकाश राजभर बिहार पहुंचे हैं। अपनी जाति को गोलबंद करेंगे, एकजुट करेंगे, एक पॉलिटिकल फोर्स बनाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि उनकी ताकत बिहार में क्या है।
मेरी जानकारी के मुताबिक बिहार का केंद्रीय नेतृत्व, माफ करिएगा, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व से ओम प्रकाश राजभर को ग्रीन सिग्नल मिला है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर अब बिहार उतर करके लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में जब चुनाव नज़दीक होगा तो आप देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर को कुछ टिकटें भी मिली हैं और ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हो। जी, एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है, क्योंकि अगर इंडिया ब्लॉक की बात हो, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, ये वोट चोरी की आरोपों से पहले उनका फोकस पूरी तरीके से पिछड़ा, दलित, उन वर्गों को साथ लेकर के और उन्हीं समीकरणों पर मजबूती से बात रखने की कोशिश थी। अब ठीक है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम ये लोग जो हैं वोट अधिकार यात्रा के जरिए उसकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मौका भी है कि बीजेपी का पास इस एक्सपेरिमेंट का कि सुभाषपा को एंट्री दे करके उस नैरेटिव में एक होल किया जाए। देखिए, वो पर्पस दूसरा है। मुझे लगता है बीजेपी उन तमाम पार्टी को एक साथ जोड़ करके अपनी ताकत को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी का ये तरीका बिहार में भी दिखा है, बीजेपी का ये तरीका उत्तर प्रदेश में भी दिखा है। ओम प्रकाश राजभर ऐसे फोर्स उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़े हैं जिन्होंने जब बीजेपी का साथ दिया है तो बीजेपी जीती है। अगर साथ नहीं रहे तो भले ही ओम प्रकाश राजभर बहुत सीट ना जीते हों, लेकिन बीजेपी को करारी हार मिली है। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी महत्ता उन्होंने बीजेपी के सामने साबित की है। मेरे पास एक जानकारी और है कि अरविंद निषाद, जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं, वो भी इस बार बिहार पहुंच सकते हैं। अब आप समझिए, ओम प्रकाश राजभर पहुंच चुके हैं, निषाद भी पहुंचेंगे। निषाद क्या मुकेश साहनी की काट होंगे, किस तरीके से मुकेश साहनी को चुनौती देंगे, चैलेंज देंगे। लेकिन अब आप देखिएगा कि ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, बिरादरी हैं, वो एक तरीके से गोलबंद होकर के अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाह रही हैं और उनके नेता राजनीति में, सत्ता में हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं। इसीलिए आप ओम प्रकाश राजभर को वहां पर देख रहे हैं, आईपी गुप्ता वहां नजर आ रहे हैं, मुकेश साहनी एक्टिव हैं ही, मैंने आपको बताया निषाद भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश से भी, खास तौर पर जो पूर्वांचल के कुछ नेता हैं, वो अपनी जातियों की ताकत को टटोलने बिहार पहुंचेंगे और उनको कैसे एनडीए में जगह मिलती है या महागठबंधन में मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जाहिर तौर पर बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक हलचल है, उसमें बीजेपी के को लेकर जो बड़ा सवाल है, अब कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, किस तरीके से बीजेपी प्रशांत किशोर को काउंटर करेगी या उनको जो कॉर्नर करने की रणनीति पर काम कर रही है वो कितना प्रभावी साबित होगी। साथ ही साथ सुभाषपा की एंट्री के बाद राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते हैं। इस पर और भी जो अपडेट्स आती रहेंगी, तमाम अब तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और बिहार से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों को, खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें टीवी 9 बिहार झारखंड। नमस्कार।